हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग हैं यहाँ पे जल्दी से ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। मैं सभी लोग के कमेंट्स देख लेता हूँ, मैसेज देख लेता हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, कल्पना, क्षितिज, कपिल, राहुल, निखिल, प्रियेश, रवि। अ वेरी गुड मॉर्निंग साहा, अ वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक। सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। ओके, सब क्लियर है। अगले दिन का लास्ट प्रॉब्लम थोड़ा दिखाइए सर, मतलब पिछले दिन का कुछ उसमें डाउट है आपको, ठीक है तो उसको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढते हैं, चलो। लास्ट डे का प्रॉब्लम में कुछ आपको डाउट है, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं साहब। बताइए क्या डाउट है इसमें। इसमें क्या डाउट है बताइए ना। कमेंट कर दीजिए। इसमें क्या डाउट है आपका। फ्लक्स ज्यादा हुआ। आप ऐसे समझो 20 से 25 हुआ, ठीक है। मैं आप अब मेरी बात समझना, ठीक है। इसको आप ऐसे समझना कि आप मान लो अभी घूम रहे हो, ठीक है। ठीक है, अभी आप रास्ते में से घूम रहे हो तो आपका मान लो जो ब्लड आपके पास हो 25 है, ठीक है। जब कुछ भी लोड कनेक्ट नहीं था, ठीक है। ठीक है, जब आपके पास कुछ भी लोड कनेक्ट नहीं था तब आपके पास मतलब आपके पास कुछ भी सप्लाई से आप कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है ना। आप सप्लाई से कनेक्टेड नहीं हो मतलब आप नॉर्मल रास्ते में घूम रहे हो तो आपके पास जो ब्लड है आपके पास 25 है। आप कहीं पे ब्लड देने गए, है ना, उस टाइम पे आपका 20 हो गया, मतलब आपका डिमैटाइजेशन हुआ कि मैटाइजेशन हुआ। तो क्वेश्चन को समझो ना थोड़ा सा आप यहाँ पे। आज सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू द बस बार से वो कनेक्टेड है, सप्लाई से वो कनेक्टेड है। जब वो सप्लाई से कनेक्टेड है तो कितना फ्लक्स था, 20 मिली वेबर। और जब सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया कितना हो गया, 25। मतलब सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने की क्या समझ में, सप्लाई से कनेक्ट करने में क्या समझ में आया कि भाई वो तो 5 और खा गया ना। सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया गया तो 25 हो गया, सप्लाई से हटा दिया तो 20 हो गया। मतलब सप्लाई से जब हटा दे रहे हो ना तो 25 हो जा रहा है, और सप्लाई से कनेक्ट कर दे रहे हो तो 20 हो जा रहा है। मतलब सप्लाई 5 मिली तो कंज्यूम कर रहा है ना। तो डिमैटाइजिंग मतलब क्या, आपका लीडिंग होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को समझो। चलो आ जाओ अब। इसको सेव, फाइल तो ऑलरेडी सेव है। आज क्लास में ज्यादा लोग नहीं है यार, क्या बात है। आज क्लास में ज्यादा लोग नहीं हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है। लोगों की नींद नहीं खुली, ये एक रीजन हो सकता है क्या। चलो मैं तो क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं फिर से बता रहा हूँ यार। अभी की जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं ना कुछ टाइम से, 2-3 से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब कि एक एक क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने बेस तो बना ली है, बिल्डिंग खड़ी करने का टाइम है। ठीक है, तो अभी अगर बात करूं मैं अपने अल्टरनेटर में, तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप तो होता ही होगा, बिल्कुल होता होगा। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि हमारे अल्टरनेटर में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमको वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा, कॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। कॉजेज
टाइम तो कल सही चल रही थी, आज क्या होगा इसका। कॉजेज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। हमारा वोल्टेज ड्रॉप का कॉज क्या होगा। तो हमारे पास अल्टरनेटर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके तीन रीजन होते हैं। तीन वजह से हमारे अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप होता है। पहला होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो हमने आर्मेचर लगाया हुआ है उसका रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता है। लिखना आप लोग यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस, पहला हेडिंग पुट करना आप लोग यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो पहला पॉइंट होगा क्या होगा आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, मतलब आई ए आर ए, ब्रैकेट में यहाँ पे आई ए आर ए। इसकी वजह से आपका यहाँ पे वो ड्रॉप होता है। सेकंड आपका ड्रॉप होता है किसकी वजह से, सेकंड जो चीज होते हैं आपके पास वो होता है आपका जो आर्मेचर है ना, उसमें लीकेज रिएक्टेंस भी होगा आपके आर्मेचर में। आपके सिंक्रोनस मशीन में लीकेज रिएक्टेंस होगा, तो उसकी वजह से भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम उसको बोलेंगे आई ए एक्स एल, मतलब लीकेज रिएक्टेंस की वजह से भी आपका क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो क्या बोला मैंने, लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस की वजह से भी आपका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको बोलेंगे क्या आई ए एक्सएल। ठीक है। और जो थर्ड आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी योर, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होता है आपका किसकी वजह से, आप ही हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, क्या कल की क्लास में पढ़ा है, आर्मेचर रिएक्शन। अभी स्टार्ट हुआ, बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है ना। एनालॉग रिकॉर्डिंग मतलब कि मैडम एनालॉग की रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर देंगे। ठीक है। हाँ ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे आपका आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी हम लोग काउंट करने वाले हैं। आर्मेचर रिएक्शन मतलब आई ए एक्स ए, इसकी वजह से भी है ना आपका क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमारे पास पूरे के पूरे हमारे पास क्या बोलेंगे, अल्टरनेटर में तीन तरह के वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलने वाले हैं। कौन कौन सा, आर्मेचर रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन, ये तीन वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेंगे। अब मान लो, अगर मैं मान लेता हूं टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 1 पर यूनिट है। अगर मतलब टोटल इन तीनों को मिला के जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारे अल्टरनेटर में वो 100% हो रहा है। तो बात आती है कि ये कितने परसेंट हुआ होगा, ये कितने परसेंट हुआ होगा, ये कितने परसेंट हुआ होगा। एक नॉर्मल रेंज हम जानना चाह रहे हैं कि मान लो इन तीनों मिल गए, हमारे पास जो ड्रॉप हो रहा है वो 100% है, तो ये कितने परसेंट हो रहा होगा, ये कितने परसेंट हो रहा होगा, ये कितने परसेंट हो रहा होगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे पर यूनिट की फॉर्म ले देता हूं। जैसे मान लो आपका जो आई ए एक्स ए है, आई ए आर ए है, उसका जो अप्रोक्सीमेट रेंज होगा वो मान लो कितना होगा, 0.01 पर। मतलब ये मान के चलो कि 10% के आसपास आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। फिर होगा आई ए एक्स एल, मतलब लीकेज रिएक्टेंस की वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा अप्रोक्सीमेट, वो होगा आपका 0.15 पर यूनिट। इसमें इतना कुछ हो जाएगा। और जो लास्ट है आपके पास, जो लास्ट होगा वो होगा आई ए एक्स ए, मतलब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 0.84%। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप पास 100% क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो उसमें से 84% इसका है
15% इसका है और 1% इसका है। ये 10% नहीं, 1% है, मैंने गलती से 10% बोल दिया था। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रेंज है ना, ऐसा नहीं कि मतलब एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, यहाँ पे मैंने साइन देख सकते हो ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। एग्जाम में अभी अगर बन गया तो आप याद रखना इस चीज को, ठीक है। ओके, चलो। अच्छा, अब देखना, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपका वेक्टर डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, वेक्टर डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर। तो आप लोग हेडिंग पुट करना, वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा अल्टरनेटर का डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि अल्टरनेटर करता क्या है। सबसे पहले तो मेरे पास अल्टरनेटर में दो चीजें होती हैं, एक होती है फील्ड वाइंडिंग, एक होती है आपकी आपका आर्मेचर वाइंडिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये है मेरी फील्ड वाइंडिंग, देखना। दिस इज माई फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को हम कैसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, कोई बता सकता है क्या? एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, कुछ कैसा क्या करते हैं, बता सकता है क्या कोई? इसको हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और हम इसको प्राइम मूवर के थ्रू कनेक्ट करके रोटेट करते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो ये मैंने इसको फील्ड वाइंडिंग को प्राइम मूवर से कनेक्ट कर दिया और मस्त घुमाऊंगा इसको मैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फील्ड वाइंडिंग और ये हो गया मेरी सप्लाई। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये तो मेरी फील्ड वाइंडिंग, अब मुझे इसमें आर्मेचर वाइंडिंग बनानी है, तो वो भी मैं बना के दिखा देता हूं आपको, 2 मिनट रुकिएगा। ये मैंने यहाँ पे आपकी आर्मेचर वाइंडिंग बना दी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपनी आर्मेचर वाइंडिंग बना दी। ठीक है, अब आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से जैसे आपने फील्ड को रोटेट किया है ना, फील्ड को रोटेट किया तो आर्मेचर कंडक्टर पे आपका क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ हुआ है ना आपके आर्मेचर कंडक्टर, वो मान लिया मैंने, कितना हुआ आपका ई वोल्ट, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे क्रिएट हुआ, कितना हुआ ई। अब ये ई की बाद यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे, कौन कौन से, ये 3 वोल्टेज ड्रॉप होंगे। ई में से आप इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, इतना माइनस कर दोगे, तब तो ये लोड तक जाके पहुंचेगा ना, तब तो ये इतना लोड के पास जाके पहुंचेगा। तो लोड पास कितना पहुंचेगा, तो आपके लोड के पास, मतलब यहाँ पे मैं लोड बना देता हूँ थोड़ा सा रुकना। दिस इज योर लोड। ठीक है, ये आपका लोड है और लोड में आपको इसको कनेक्ट करना है ऐसे। तो यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया है, ऐसे हम लोग इसको लोड से कनेक्ट करने वाले हैं। अब बात ये है कि जब हम इसको लोड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ का टर्मिनल का भी कुछ वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ का मान लिया हमने वोल्टेज कितना है आपका, V वोल्ट हो जाएगा। मतलब इतना सब कुछ वोल्टेज हटाने के बाद हमारे लोड पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, V वोल्ट होगा। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि हमारे पास यहाँ पे 2 वोल्ट है, 2 वोल्टेज है, एक नो लोड वोल्टेज है, एक फुल लोड वोल्टेज है, तो आप क्या इतना अपना कॉमन सेंस का दिमाग लगा के बता सकते हो मुझे
कि ई कौन सा वोल्टेज होगा और वी कौन सा वोल्टेज होगा? कोई बता सकता है क्या कि यहाँ पे मेरे पास नो लोड वोल्टेज कौन सा होगा, फुल लोड वोल्टेज कौन सा होगा? मतलब देखो, नो लोड मतलब जैसे अल्टरनेटर पर जो भी वोल्टेज हुआ वहां पे लोड पास तो गया नहीं है, मतलब जो ई वोल्टेज वो अल्टरनेटर पे हुआ है, अभी उस पर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नो लोड वोल्टेज। ई आपका हो जाएगा नो लोड वोल्टेज, वी आपका लोड के पास वोल्टेज है, तो उसको हम बोलेंगे आपका लोड का वोल्टेज या फिर फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, बोलो हाँ या ना, सभी लोग बोलिए। ई नो लोड और वी आपका फुल लोड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना पहले डायग्राम बना लो फिर मैं आगे बढ़ू। बना लिए होगे, मैं आगे बढ़ता हूँ ना। बना लिए होगे आप लोग तो टैलेंटेड इंसान। ठीक है, तो लिख लो यार, लिखने में क्या ही जाता है ना, लिखने में अगर आपको लिखना तो लिख लो यहाँ पे। ई आपका यहाँ पे क्या, ई आपका यहाँ पे क्या, वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर अंडर नो लोड कंडीशन। वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर अंडर नो लोड कंडीशन। और आपका वी यहाँ पे क्या है, वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर अंडर लोडेड कंडीशन। अब यहाँ पे फुल लोड क्यों नहीं इग्नोर करिएगा, मान लो वहाँ पे लोड हाफ भी है तो हम इसको फुल लोड क्यों बोलेंगे, है ना? अगर लोड वहाँ पे हाफ है तो फिर हाफ लोड बोलेंगे उसको, है ना? तो इसमें लोडेड लिख दिया है यहाँ पे। हालांकि कुछ टाइम बाद हमको ये फुल लोड मानना ही पड़ेगा, बट अभी के लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अंडर लोडेड कंडीशन। तो एक छोटा सा मेरा कॉमन सेंस क्वेश्चन आपसे है कि आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कि इनमें ई और वी में ज्यादा बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? इनमें से ज्यादा वैल्यू किसकी होगी और कम वैल्यू किसकी होगी? नो लोड वोल्टेज की जा वैल्यू ज्यादा होगी या फुल लोड की वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी? बोलिए। इसमें नो लोड वोल्टेज ज्यादा होगा, ई विल बी ग्रेटर देन वी, हाँ या ना? इसमें से आप बोल सकते हो ना कि ई की जो वैल्यू की मोर होगी, ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया, हम बोलते हैं यहाँ पे कि ई इज ग्रेटर देन वी। अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना हो कि मतलब मुझे मुझे यहाँ पे v में कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, मुझे v में देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके अल्टरनेटर में यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ गया, इस इंड्यूस ईएमएफ में से ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तीनों माइनस हो गए, तब जाके आपको मिलता है v। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि E बराबर क्या होगा, E बराबर होगा वोल्टेज प्लस आई ए आर प्लस जे आई ए एक्सएल प्लस जे आई ए एक्स ए, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, हम बोल सकते हैं कि मेरा जो ई होगा वो क्या होगा, ई इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास यहाँ पे v प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स एल प्लस जे आई ए एक्स ए, है ना? जे वाला पार्ट करो कि यहाँ पे रिएक्टेंस, तो आपको मुझे लगाना पड़ता है, तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, v प्लस आई ए आर ए प्लस, यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने J और आई ए को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स एल प्लस एक्स ए। एक्सएल आपका लीकेज वाला है रिएक्टेंस और एक्स ए आपका क्या, आर्मेचर वाला है, तो कुल मिला के सिंक्रोनस के, तो मैं एक्स एस बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, देखना आप लोग, E इक्वल टू हो जाएगा आपका ये, E इक्वल टू हो जाएगा
V प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स एस। अब ये एक्स एस क्या है, यहाँ पे क्या बोलोगे आप इसको, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो कोई पूछेगा सिंक्रोनस रिएक्टेंस में क्या आता है, तो बोलोगे दोनों आते हैं, लीकेज रिएक्टेंस भी आता है और आर्मेचर रिएक्टेंस भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स एस है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस। इसमें क्या क्या आने वाला है, इट इंक्लूड्स बोथ, इट इंक्लूड्स बोथ, क्या क्या इंक्लूड कर रहा है आपका ये आपका एक्स एल एंड एक्स ए दोनों इंक्लूड कर रहा है, एक्स एल एंड एक्स ए दोनों को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ। समझ में आई बात? ओके, तो चलो बिना कुछ डिले किए बिना, अच्छा एक चीज और करता हूं मैं, है ना, एक चीज और करता हूँ, सिंप्लीफाई और ही कर लेता हूँ मैं। देखो अगर यहाँ पे ई था, तो अगर मैं इसी को फिर से लेके चलूँ, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी प्लस आई ए कॉमन तो अभी भी आ सकता है ना इसमें, तो आई ए मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, आर ए प्लस जे एक्स एस। तो इसको हम देखो आर प्लस जे एक्स क्या करता है, आपका इंपिडेंस कहलाता है, तो इसको बोलता हूँ सिंपल भाषा में, ई इक्वल्स टू वी प्लस आई ए जेड एस। ठीक है ना, इस जेड को मैं क्या बोल दूंगा, आपका सिंक्रोनस इंपिडेंस। जेड को मैं क्या बोल दूंगा, आपका सिंक्रोनस इंपिडेंस बोल दूंगा। ये जो जेड है आपका वो क्या कहला जाएगा, सिंक्रोनस इंपिडेंस। ये आपका कहला जाएगा सिंक्रोनस इंपिडेंस। ठीक है, सभी लोग बताइए यहां तक कंफर्म है? अब मैं आपका फेजर बना के दिखाऊंगा। हेड पे एरो होगा, कहां पे एरो होगा, मैं समझा नहीं यार। हेड पे एरो होगा इसका मतलब मैं समझा नहीं, कहां पे हेड की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब फेजर सम की बात कर रहे हो ना, फेजर सम, अच्छा ऐसा बोलना चाह रहे हो, तो ये तो होगा यार, इसको लिख लेना, है ना, ये एरो लिख लेना। ठीक है, बट जरूरी भी नहीं कि लिखना कि अपन लोग एसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डीसी की बात तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अभी मैं आपका फेजर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं आपका जो फेजर, वो बनाते हैं हम आपका लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, पहले लैगिंग का बनाएंगे, फिर लीडिंग का बनाएंगे, फिर यूपीएफ का बनाएंगे, तीनों का पावर फैक्टर हमको बनाना है, फेजर बना के देखना है ना। फेजर बनाना जरूरी है, अगर फेजर नहीं समझ में आएगा तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको वो चीज भी यहाँ पे समझनी रहेगी। ठीक है, तो आ जाओ सभी लोग, हम लोग यहाँ पे फेजर ड्रॉ करने वाले हैं, किसका, सबसे पहले आपका लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, तो लिखना आप लोग यहाँ पे फेजर फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। फेजर फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, चलो तो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, मैं जो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को वो लोड साइड से, मतलब मुझे भी पता है
उस वी में पहले मैं आई ए आर ए ऐड कर दूंगा, प्लस आई ए एक्सएल ऐड कर दूंगा, आई ए एक्स ऐड कर दूंगा, फिर अपन को वी में ई मिल जाएगा। उस तरह से हम लोग क्वेश्चन को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखना आप सभी लोग, देखना सबसे पहले हम लोग पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे वी, लोड वोल्टेज। दिस इज माय लोड वोल्टेज वी। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, लैग पावर फैक्टर क्या लैगिंग है, तो पावर फैक्टर लैगिंग है तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो बैकवर्ड होगी, लैग करेगी, तो आपका आई ए कहां पे आएगा, आपका जो करंट आएगा वो ऐसा आएगा, क्योंकि पावर फैक्टर लैगिंग है तो आई ए आपका इधर आएगा, बिल्कुल सर इधर ही आएगा आई ए। ठीक है, V और आई ए के बीच का जो एंगल कहलाता है इसको हम बोलते हैं आपका क्या, लोड पावर फैक्टर एंगल। ये आपका क्या, लोड पावर फैक्टर एंगल, इसको हम बुलाते हैं किससे, फाई से। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको कि जो ये फाई है वो क्या है, ये जो फाई है दिस इज द लोड पावर फैक्टर एंगल, लोड पावर फैक्टर एंगल। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो एंगल है ये किसी के बीच का एंगल होता है, ये आपका V और IA के बीच का एंगल होता है। ठीक है, चलो अब आपके पास यहाँ पे V आ चुका है, यहाँ पे I आ चुका है। अब V में आपको क्या ऐड करना है, IARA। तो जो IARA होगा वो एक तरह से वोल्टेज ड्रॉप है, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। रजिस्टर के क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमेशा करंट के सेम फेज में होता है। तो अगर यहाँ पे IA इस फेज में है तो मेरा जो IARA होगा वो किस फेज में होगा, वो भी इस फेज में होगा। इसके पैरेलल, इसी के जस्ट पैरेलल बनाना आपको, तो मैंने इसके पैरेलल बना दिया। दिस इज माय IARA। ठीक है, दिस इज माय IARA। सबको क्लियर है यहां तक, प्रीवियस स्लाइड शो करिएगा प्लीज, बिल्कुल कर दूंगा यार मैं, नोट कर लो प्रीवियस स्लाइड से। हो गया, चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो देखना, तो इतना तो आपका IARA हो गया। अब V में आपने IARA ऐड कर दिया, अब आपको क्या ऐड करना है, आपको IAXL और IAXA ऐड करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि XL और XA इन दोनों का हमने क्या बनाया था, XS बना लिया, तो हमने क्या कर लेंगे यहाँ पे IAXS बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा देखना आप लोग, ये बन जाएगा आपका ऐसा कुछ IAXS। अब देखो, आपको पता होगा कि इंडक्टर में जो भी होता है ना वो करंट हमेशा लैग करती है वोल्टेज से। तो वोल्टेज अगर ये है मतलब आपका वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर मान लो आई ए एक्स ऐसा है तो आपका जो आई ए एक्सल होगा क्या होगा, इससे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, कैसे बनाएगा ऐसे। भाई डंडी मैंने बड़ी क्यों बनाई है, आप लोग खुद समझदार हो, क्यों बनाई है मैंने बड़ी डंडी इसको। ये बड़ी डंडी बनाने के पीछे का जो रीजन है वो इसलिए है कि आई ए एक्स से मेरा 89% है, 99%। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, ये कितना था आपका, एक्स से कितना था 84%, 15% ये, तो कुल मिला के 99% तो ये दोनों हो गए ना, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका हो जाएगा आई ए एक्स एफ। डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आई ए एक्स ए। ठीक है,
ये आपका आ गया यहाँ पे आई ए एक्स ए। अब इन दोनों का जो फेजर सम होगा, मतलब कि v, ये v था, प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स ए, इनका जो फेजर सम कहलाता है आपका क्या कहलाता है, वो आई ए जेड एस कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका आई ए जेड एस कहलाता है। मैं इसको बना देता हूँ, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आई ए जेड एस। अब ये आपका यहाँ पे क्या आ चुका है, देखो v था प्लस आई ए आर ए हो गया प्लस आई ए एक्स ए हो गया, तो ये क्या बनेगा बताओ जरा, ये वो क्या बनेगा, ये आपका क्या बनेगा बताओ जरा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे दिस विल बी योर ई, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे ई, ये आपका यहाँ पे आ गया ई। हाँ या ना, हाँ या ना बताओ जरा सभी लोग, यहाँ पे आपका आ जाएगा ई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका यहाँ पे ये v था, यहाँ पे e आ गया, तो आप याद रखिएगा v और e के बीच का जो एंगल कहलाता है वो हमारा कहलाता है डेल्टा। इसको हम बोलते हैं लोड एंगल या फिर पावर एंगल। तो याद रखना, एक नया एंगल मैंने बताया डेल्टा, डेल्टा का नाम क्या है आपका, लोड एंगल या फिर पावर एंगल, लोड एंगल या फिर और पावर एंगल। लोड एंगल और पावर एंगल, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा देखना आप सभी लोग इसके बारे में, लोड एंगल पावर एंगल कैसा हो जाएगा आपका, अगर हम इसको देखें किसके किसके बीच का एंगल है, ये डेल्टा किसके बीच का एंगल है, ई और वी के बीच का एंगल है। ये आपका किसके बीच का एंगल है, ई एंड वी के बीच का एंगल डेल्टा। ठीक है, ओके। दो तरह के एंगल के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर एक और एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, है ना, वो होता है आपका ई और आई ए के बीच का एंगल, जिसको हम बोलते हैं आपका साई। किससे बनाऊं मैं इसको, व्हाइट पेन से बना दूं क्या, बहुत बड़ा एंगल दिख रहा है यहाँ से, तो यार ये कैसे बनाऊं मैं इसको, ग्रीन पेन से बना देता हूँ। ये होता है साइन, है ना। तो कौन सा एंगल बताया मैंने आपको, एक और यहाँ पे साइन। साइन कौन सा एंगल है आपका, साइन आपका इंटरनल पावर, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। और ये जो एंगल है वो किसके किसके बीच का एंगल है, ये आपका एंगल है ई और आई ए के बीच का एंगल है। ये एक जो एंगल है वो आपका ई एंड आई ए के बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो इसके पहले ध्यान देना कि आपका जो पहले था ना ये लोड पावर फैक्टर, वो वी और आई ए के बीच का एंगल था, और जो साइन है वो किसके बीच का एंगल है, ई और आई ए के बीच का एंगल है। तो हमको एक चीज तो यहाँ पे समझ में आई, इस कॉन्सेप्ट समझ में आई कि हमारा लोड, मतलब जो लोड है, जैसा अगर लोड का पावर फैक्टर लैगिंग है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो साई की वैल्यू है वो डेल्टा प्लस फाई के बराबर आ रही है। साई की वैल्यू किसके बराबर आ रही है यहाँ पे, साई की वैल्यू आ रही है किसके बराबर, डेल्टा प्लस पाई के बराबर। समझ में आई बात, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने आपके सामने देखो, ये आपका ई हो गया, ये आपका ई हो गया। तो अब ये ई कहाँ से आया होगा, फाई की वजह से आया होगा, तो फाई कहाँ पे रहा होगा, फाई आपका इससे 90 डिग्री लीड करेगा, क्योंकि जो इंड्यूस जब आता है उससे लैग आता था ई यहाँ पे ना, तो आपका फाई यहाँ कहीं पे रहा होगा, इस ई से 90 डिग्री बना लो आप एंगल। तो ये आपके पास फाई एम रहा होगा, और इस फाई एम से 90 डिग्री पे आपका ये इंड्यूस जब रहा होगा।
ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपका हो गया लैगिंग पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ई और वी को थोड़ा सा करना चाहूँ, अच्छे से कंपेयर करना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस वी को देखा जाए ना, तो वी और ई में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें, तो ई क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। क्या लगाएं हम यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम उससे ही बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कि देखो, ये मेरा यहाँ पे वी है, तो मैं क्या करूंगा, इस वी को दो पार्ट में यहाँ पे और एक्सटेंड कर लूंगा। इसको मैं यहां तक एक्सटेंड कर लूंगा, तो ये दो पार्ट में बट जाएगा। कौन से पार्ट में? एक तो ये वाला पार्ट बट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट बट जाएगा। तो अगर हम इसके थ्रू पूरा सॉल्व करके ई की वैल्यू और वी में रिलेशन निकाले, तो वो क्या आएगा वो मैं लिख देता हूं। मैं ड्राइव नहीं करूंगा, मैं ड्राइव नहीं करूंगा। ठीक है, आप इतना याद रख सकते हो यार, ई इक्वल्स टू अंडर रूट, ई इक्वल्स टू अंडर रूट वी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन फाइव प्लस आई ए एक्स ए का स्क्वायर। तो ये आपका ई का वैल्यू आ जाएगा। यहां से कैसे किया? ये वी तो यहाँ पे था, है ना, आप इसको यहां तक लेके आओ तो क्या हो जाएगा, वी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए हो जाएगा ये, है ना। तो एक तो बन गया पार्ट आपका लंब, ठीक है, मतलब आधार वाला बन चुका है। फिर एक इसको भी बना लो तो क्या बन जाएगा आपका, वी साइन फाइव, यहाँ से वी साइन फाइव प्लस आई ए एक्स से, जो यहाँ पे दिया हुआ ये आई ए एक्स है, वी साइन फाइव प्लस आई ए एक्स ए। फिर इन दोनों का आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या बन जाएगा आपका, ई की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। ई इक्वल टू कितना होता है, वी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन फाइव प्लस आई ए एक्स ए का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि आपका जो आर्मेचर एमएमएफ होगा, है ना, आर्मेचर एमएफ किसके बीच में होगा, किसकी वजह से आएगा, आईए की वजह से आएगा, हाँ या ना? हाँ। और आपका मेन फील्ड एमएफ क्या आपका फाइव एम जो दिख रहा है आपको, इनके बीच का एंगल कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप बता सकते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आर्मेचर एमएमएफ और मेन फील्ड एमएमएफ इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो क्या कोई बता सकता है कितना होगा? आर्मेचर एमएमएफ और मेन फील्ड एमएमएफ के बीच का एंगल कितना होगा? 180 कैसे बोल सकते हो यार आप इसको? 180 कैसे बोल दिया है आपने? ये होगा 90 प्लस साइन। कितना होगा? 90 प्लस साइन होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये जो एंगल होगा वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कितना, एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस साइन। समझ में आई बात? देखो, ये आपका फाइव एम है, ये आपका फाइव एम है, और ये आपका क्या है, फाइव ए आएगा। तो ये एंगल कितना है, 90, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, साइन है। तो 90 प्लस साइन ही होगा। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, मैं कहाँ पे लिखूं, स्पेस ही नहीं बचा है मैंने कहीं पे। यहाँ पे लिख देता हूँ ना, बैठ जाएगा ना। लिख देता हूँ, आप लोग नीचे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंगल बिटवीन फाइव एम एंड फाइव ए इक्वल्स कितना हो जाएगा आपके पास, ये 90 प्लस साइन।
तो ये मैंने आपके लिए लैगिंग पावर फैक्टर के लिए डेरिवेशन किया है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए फिगर बना के देखें। सर प्योर इंडक्टिव समझ नहीं आया, प्योर इंडक्टिव समझ, प्योर इंडक्टेंस लिया ही कहाँ है अपन ने, यहाँ पे प्योर इंडक्टेंस लिया ही कहाँ है अपन ने, आर ए भी तो है, एक्स ए भी तो है, प्योर इंडक्टेंस है ही नहीं कहीं पे। आपका डाउट नहीं समझ पाया हूं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं अभिषेक, एक बार दोबारा पूछ लीजिए आप। हाँ जी बेटा बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलिए। वो गलती से सर ये हमने प्योर इंडक्टिव समझ लिया था। प्योर इंडक्टिव नहीं है ना, इसीलिए लैगिंग पावर फैक्टर है ना, इसलिए हमने वी से आई ए को कुछ अप्रोक्सीमेट एंगल से लैग किया, प्योर इंडक्टिव नहीं है ना, ठीक है। यस सर। ओके अब मैं आता हूं लीडिंग पावर फैक्टर में, आई ए एक्स ए समझ नहीं आया। देखो देखो, आपसे अगर पूछूं मैं, इंपिडेंस एंगल पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, क्या होता है इंपिडेंस एंगल, पहले करते हो आप यहाँ पे क्या आर ए ड्रॉ, फिर यहाँ पे क्या करते हो आप एक्स एस ड्रॉ, फिर यहाँ पे जेड बनाते थे, फिर यहाँ पे एंगल फाइव बनाते थे। तो यहाँ पे एक्सेल क्यों बनाते थे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से 90 एंगल बनाता है, इस वजह से। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने भी यहाँ पे लगाया, ये आपका आई ए आर ए हो गया, आर ए वाला फेजर हो गया, तो इससे 90 डिग्री पे क्या होगा आपका एक्सेल होगा, फिर ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा इंपिडेंस बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और आपका ये इंपिडेंस, ठीक है, समझ में आई बात। बोलिए। चलो अब आते हैं अपन कहाँ पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे आते हैं, मुझे कंप्लीट करना है जो फेजर वाला चैप्टर। आप लोग हेडिंग पुट करना है यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग मतलब नहीं कि प्योर लीडिंग है ना, 0.8 लीडिंग मान लेना आप लोग यहाँ पे, ऐसा कुछ। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बना लिया आपका वी, सबसे पहले बन गया यहाँ पे मेरे पास वी, वी से जो करंट होगी ना वो लीड करेगी, हाँ या ना, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई ए हो जाएगा फिर, तो ये करंट लीड, लाइट कटना शुरू हो गया, ये वी हो गया आपका, आई ए हो गया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं कि वी में हम क्या ऐड करेंगे, आई ए आर ए, तो आई ए के सेम फेज में आपका आई ए आर ए ऐड हो जाएगा, ये देखना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपका आई ए आर ए, इसके पैरेलल देखना कि इसके पैरेलल बनी हो, ना बनी तो आप लोग बना लेना। तो ये बन गया आपका आई ए आर ए, ठीक है। अभी आपको क्या ड्रॉ करना है, आई ए एक्स ए, इससे 90 डिग्री बना दो, तो इससे 90 डिग्री कहाँ बनेगा, थोड़ा सा बनाया, थोड़ा दूर बना दिया, इतना बड़ा बना दिया मैंने, बड़ा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड ना हो इसलिए मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये एंगल आपका 90 होना चाहिए वाला, ठीक है। तो ये बन गया आपका आई ए एक्स ए, बड़ा क्यों बनाया मैंने, अगर यहां तक लेके आता फिर वाला लाइन बनाता तो एंगल बड़ा कंफ्यूजन होता मेरे को, तो मैंने इतना बना दिया है ना। तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये जो ये वाला एंगल था, कहाँ जाता है यार, ये जो बन जाएगा आपका, बन जाएगा आपका V, मतलब ई बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ई बन जाएगा,
और आप इसमें ये भी बना लो, आई ए जेड एस भी बना लो, आई ए जेड सबका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पे ये इसका फेजर। अब यहाँ पे एंगल लिख लो, वी और आई ए के बीच का एंगल क्या होता है आपका, फाइव। ई और वी के बीच का एंगल होता है आपका क्या, ई और वी के बीच का एंगल होता है आपका डेल्टा। ये हो गया आपके पास यहाँ पे डेल्टा। ठीक है, और क्या बात करें अगर हम यहाँ पे, कितना हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपका, इसको थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा डायग्राम यार, कैसे करूं कैसे करूं, एकदम समझ नहीं आएगा। रुकना एक मिनट यार, एक मिनट रुकना। दस मुझे एक्सप्लेन करने को दिक्कत जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा करंट को ऑन ले लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। देखना मैं वही फेजर बना रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा मत, मैं फेजर वही बना बस, तो आइए को ज़्यादा बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर दिया जिससे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये आई ए हो गया, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आई ए आर ए। ठीक है, फिर ये आपका आ जाएगा आई ए एक्स ए, ऐसा। यही तो दिक्कत होती है कि बहुत बड़ा हो जाता है ना यार, अभी कैसे बनाऊं मैं इसको, बहुत छोटा भी हो जाता है, फिर यहीं पे पास पास में आएगा तो कंजस्टर लगेगा। मुझे प्रैक्टिकल डायग्राम बनाना, तो उसके चक्कर में फिर यहाँ पे चलो ठीक है बनाता हूँ इसको, आई ए एक्स ए। और यहाँ पे इसको जब ऐड करोगे, अच्छा ठीक है, थोड़ा गैप तो आ ही रहा, अच्छी बात ऐसा आएगा ना, ये आपका ई यहाँ पे है ना। अब इसको कैसे समझना आप लोग कि V और IA के बीच का जो एंगल था वो था आपका कितना, वो था आपका फाइव, है ना। और आपका जो आपका डेल्टा एंगल था वो E और V के बीच का था, तो E और V के बीच का एंगल डेल्टा है, ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल डायग्राम हो गया। और आपका जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से लीड करे तो 90 डिग्री पे आपका फ्लक्स आ जाएगा, पाई। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम, है ना। पिछले वाले डायग्राम को चेंज क्यों किया मैंने, क्योंकि वहां पे जो ई है ना, मतलब जो मेरा डेल्टा है वो फाइव से बड़ा हो जाता है, मेरा जो डेल्टा का एंगल वो फाइव से बड़ा हो जाता है ना, ये आपका ई इधर कहीं पे आ रहा था, तो मेरा जो डेल्टा वो इतना बड़ा बन जाता, तो ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा किया ऐसा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अगेन आप पूछोगे सर ई की वैल्यू कितनी होगी, ई का जो फॉर्मूला आपने पहले याद किया था, मैं तो देर पहले बताया था, क्या था फॉर्मूला, ई इक्वल्स टू अंडर रूट, अंडर रूट क्या हो जाएगा पास, वी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर। ये तो रहने ही वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या था पास, वी साइन फाइव, यहाँ पे क्या था प्लस आई ए एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा बस आपका माइनस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। तो याद रखना लीडिंग पावर फैक्टर में यहां पे आपका हो जाता है माइनस, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, लीडिंग पावर फैक्टर में यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वी साइन पाई माइनस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। ठीक है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो साइन की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, साइन इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा माइनस द फाइव माइनस डेल्टा। और साइन क्या होता है आपका, इंटरनल पावर फैक्टर, मतलब ये वाला एंगल।
ई और आई ए के बीच का एंगल होता है आपका साइन, तो कितना हो जाएगा, फाई माइनस डेल्टा, ये भी याद रखिएगा। तो हमको यहाँ पे क्या समझ में आया, हमको समझ में ये आया कि अगर हम इन जनरल बात करें, क्या बात करें हम, इन जनरल फॉर्मूले की, देखना क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला, इन जनरल जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, हमारे पास दो फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। पहला तो आपको याद रखना है ई इक्वल्स टू अंडर रूट, हालांकि घबराइए मत, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी, है ना, वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन फाई प्लस माइनस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये हुआ, और दूसरा फॉर्मूला हुआ आपके पास यहाँ पे साइन इक्वल्स टू डेल्टा, मतलब फाई प्लस माइनस डेल्टा। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे याद करने के लिए बोले हैं, ठीक है। और दो फॉर्मूले में यहाँ पे पूरा लिखूंगा मैं को भी, आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो मेरा प्लस है वो कब आता है आपका, लैगिंग पावर फैक्टर में, ठीक है, और माइनस आता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये दोनों फॉर्मूले अगर याद रखोगे तो आपका ये डेरिवेशन वाला पार्ट स्किप रहेगा। फिर तो आप बना ही लेते हो, फिर तो मैंने आपको नेटवर्क में सिखा दिया था बनाने के लिए, उसमें कोई चैलेंज की बात थी नहीं, फिर तो आप बना लोगे। बात रही याद रखने की कुछ डेरिवेशन वाला पार्ट, तो वो याद में जरूरत नहीं है, ये दो फॉर्मूले आप याद रख लोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर यूपीएफ लोड हुआ तो क्या करेंगे, यूपीएफ लोड हुआ तो क्या करेंगे, हम्म, तब भी ऐसे ही करेंगे, है ना। यूपीएफ लोड का आप लोग फेजर ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं लास्ट क्लास में करा दूंगा ना, जो आपके नेक्स्ट क्लास होगी उस पर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी जो क्लास है वो रात में रहेगी, नाइट पे, पावर सिस्टम की, है ना। तो आप लोग नई कॉपी लेके, नए दो तीन पेन लेके रेडी रहिएगा, और उसमें डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं वेट कर लेता हूँ, वेट कर ले रहा हूँ, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। इसके बाद जो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो होगा अल्टरनेटर पे, वोल्टेज रेगुलेशन, वो भी एक क्लास में कंप्लीट होगा। और वो भी अगर मैं बात करूं तो पूरे अल्टरनेटर में 10 से 15% क्वेश्चन वोल्टेज रेगुलेशन से बन जाते हैं। और अगर मैं ये बात करूं कि जेई और ए एग्जाम में, है ना, अगर आपने वोल्टेज रेगुलेशन तक पढ़ लिया है, मतलब आप ये मान के आपने 90% पढ़ लिया है क्या सिंक्रोनस मशीन, अगर आपने वोल्टेज रेगुलेशन तक पढ़ लिया, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड 90% ऑफ सिंक्रोनस मशीन। बट हम लोग तो पूरा पढ़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ा बचा हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। हो गया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।